नमस्कार। आज की कहानी है मन की पीड़ा। सुबह उठकर घड़ी देखी, 6 बजे थे। जल्दी से चाय बनाकर अखबार पढ़ने बैठी तो मन भारी हो उठा। दहेज की भारी मांग के कारण सगाई टूटने पर युवती ने आत्महत्या की। वही पुरातन खबर जो प्राय सुर्खियां बनती हैं और वर्षों से बनती चली आ रही हैं। न जाने इसका अंत कब होगा। इस खबर ने एक बार फिर सानवी की कहानी याद दिला दी। सानवी की कहानी कोई कपोल कल्पित कथा नहीं, सच्चाई है। वर्षों पहले की घटना आंखों में आंसू बनकर झलक उठी। उस सुबह 5 बजे फोन की घंटी ने हड़बड़ाकर उठा दिया था। खबर मिली थी शोभना दी, सानवी दीदी ने आत्महत्या कर ली। मैं उनकी छोटी बहन मानवी बोल रही हूँ। क्या? मेरा सर्वांग सिहर उठा था। सानवी मेरी बचपन की सखी, हंसमुख, मिलनसार, जिंदा दिली से भरपूर। कॉलेज में भी हम दोनों साथ थे। मैं हिंदी ऑनर्स की छात्रा थी और वो गणित की। ऐसी अभिन्न मित्रता जैसे 2 शरीर और एक प्राण। शोभना हम दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, कहने वाली सानवी इस तरह अचानक मुंह मोड़कर उस दुनिया में चली जाएगी जहां से कोई वापस नहीं लौट सकता, इसकी कल्पना तक न थी। मैं भागी भागी सानवी के घर पहुंची। आंगन में सानवी का नश्वर शरीर रखा हुआ था। परिजनों का हृदय विदारक रुदन सबको पीड़ा से जड़ बना रहा था। मुझे देखते ही सानवी की माँ चीख पड़ी, शोभना, तेरी सहेली हम सबको दगा दे गई। मैं मूक बधिर सी बैठी थी। सांत्वना के सारे शब्द न जाने कहाँ विलुप्त हो गए थे। जमीन पर पड़ी गहरी नींद में सो रही सानवी का मासूम चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अचानक वो खिलखिलाती हुई उठ जाएगी और कहेगी, डरा दिया ना सबको। उसके नीले पड़ते चेहरे को एकटक निहारती मैं गहरी सोच में डूबती चली गई। हंसमुख, चंचल और बेहद सुंदर सानवी अपने मृदु व्यवहार से सबके दिल में घर कर जाती थी। दूसरों की आवाज़ की नकल करने में इतनी माहिर कि मेरी माँ भी उसकी आवाज़ सुनकर समझती कि मैं बोल रही हूँ। कुशाग्र बुद्धि, सुघड़ मिलनसार सानवी की खुशियों को उसी दिन से मानो ग्रहण लग गया था जिस दिन उसका विवाह सुनील के साथ तय हुआ था। विवाह तय होने पर भावी खुशनुमा जीवन की मधुर अनुभूति ने उसकी मासूम हृदय पर जो मीठी सी दस्तक दी थी, वो कल गहरे घाव में बदल उसका जीवन ही लील जाएगी। सानवी को इसका तनिक भी आभास न था। उसने जब अपने भावी पति सुनील के बारे में मुझे बताया था, तब उसके मुखड़े पर प्रतिबिंबित लज्जा की लाली और आँखों की चमक में बहुत कुछ कौंधा था। उसकी आशाएं, सपने, उसकी प्रतीक्षा मानो मुखर हो उठी थी। वो MBA करके मुंबई की एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं। अपना फ्लैट, कार, सब कुछ है। वो बहुत सुंदर हैं। उसकी पलकें लाज से भारी हो उठी थीं। हाँ भाई, अब तो तुझे ससुराल और अपने उनके सिवा कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। इतने बड़े घर की बहू जो बनने जा रही है, लगता है शादी के बाद तू मुझे भी भूल जाएगी। मैंने मीठी चुहल की तो वो बेसाख्ता मेरे गले से लिपटकर भीगे स्वर में बोली, कैसी बातें करती है शोभा, मैं और तुझे भूल जाऊं। दुनिया इधर की उधर हो जाए पर ये कभी नहीं हो सकता। एक तू ही तो है जिससे मैं सारा दुख दर्द बांट सकती हूँ। कितना गलत कहा था सानवी ने। कहाँ बांट पाई वो अपना सारा दुख दर्द। अगर मुझे उसकी खंडित मानसिक दशा का जरा भी अनुमान होता तो क्या आज वो सारे रिश्ते नाते तोड़ जा सकती थी। भीषण आर्तनाद, भारी विलाप के स्वर ने मेरी सोच पर विराम लगा दिया था। सानवी का पार्थिव शरीर 4 कंधों पर चढ़कर अंतिम यात्रा हेतु तैयार था। हे ईश्वर,
जो कुछ सानवी के साथ घटा किसी भी लड़की के साथ ना घटे। मन ही मन प्रार्थना करती। मैं जार जार रो पड़ी थी। हृदय वेदना से फटा जा रहा था और भीगी आंखों में बीती घटनाएं पुनः चलचित्र की भांति नृत्य कर उठी थीं। अपनी सगाई के दिन कितनी खुश थी सानवी। सबकी नजरें बचाकर वो बार बार ड्रेसिंग टेबल की दराज में रखी सुनील की तस्वीर निहार रही थी। उसकी ये हरकत मेरी दृष्टि से छिपी नहीं थी और चोरी पकड़ी जाने पर कितनी लजा गई थी। वह और मैं दिल खोलकर हंस पड़ी थी। सुनील और उसके परिवार वालों को देखकर सबने सानवी के भाग्य को सराहा था। माता पिता, 2 छोटी बहनें, एक छोटा भाई, भरा पूरा परिवार था सुनील का। अब सानवी प्राय सपनों की मादक दुनिया में खोई रहती। 2 महीने बाद शादी की तिथि निर्धारित हुई थी। एक दिन वह मेरे घर आई तो उसके सुंदर मुखड़े पर विषाद की गहरी बदलियां देख मैंने टोका था, क्या हुआ सानवी? शोभना, क्या बेटी के रूप में जन्म लेना पाप है? ये तू क्या कह रही है? मैं हतप्रभ थी। लड़कियों के गुण, उनकी शिक्षा, आचार व्यवहार, सब कुछ रुपयों के आगे गौड़ क्यों समझ लिए जाते हैं? अगर सुनील एक अच्छे उपयुक्त वर हैं तो क्या मैं भी उनके योग्य नहीं हूँ? आखिर हुआ क्या? उन लोगों ने 5 लाख कैश और एक मारुति वैन मांगी है। पता है, मुझे उदास देखकर पापा ने क्या कहा? बोले, बेटी, मन में कोई अपराध बोध मत पालो, ये समाज की रीत है, पिता का फर्ज है। तुम बस आने वाले खुशनुमा भविष्य के बारे में सोचो। पर शोभना, आज मुझे अपने अस्तित्व पर शर्म आ रही है। पापा घर के बगल की 4 कट्ठा जमीन भी बेच रहे हैं, जहां हमारा बचपन खेलते कूदते घरौंदे बनाते गुजरा है। वो फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं उसे कैसे सांत्वना दूं। मैं भी तो एक लड़की थी, उसी की तरह विवाह की दहलीज पर खड़ी, भविष्य के सुंदर स्वप्न बुनती, पर भीतर से भयभीत। समाज, रीति रिवाज, इन सब चीज़ों से मुझे भी तो 2-4 होना पड़ेगा। यह सोचती गहरी व्यथा से प्रत्यक्ष साक्षात्कार करती। वक्त अपनी गति से बीतता रहा। सानवी की विवाह की तिथि विभिन्न कारणों से टलती रही। एक दिन मैंने पूछा तो वो फट पड़ी। अब मैं क्या कहूँ? मेरे भावी ससुर जी का कहना है पहले उनकी बेटी का ब्याह होगा, फिर हमारी शादी होगी। पापा बता रहे थे हमारे 2 रुपये ही उन्होंने अपनी बेटी के ससुराल वालों को दिए हैं। अच्छा, कब होगी तेरी ननद की शादी? दिसंबर में। इसका मतलब है जनवरी फरवरी में तेरे ब्याह की मिठाई खा सकूंगी, है ना? मैंने हंसकर कहा था तो वो भारी स्वर में बोली थी, पता नहीं, इंसान जो सोचता है हमेशा वही नहीं होता। वक्त कभी कभी हर मोड़ पर परीक्षक की तरह खड़ा मिलता है। न जाने सानवी को अभी कितनी परीक्षाओं से गुजरना था। इस बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने सानवी को तोड़कर रख दिया। एक सुबह उसके भावी ससुराल से फोन आया कि गाड़ी और शेष 2 लाख रुपए जो विवाह के समय देने थे सप्ताह भर के भीतर दे दिए जाएं, तभी विवाह की तिथि तय होगी। सानवी के पिता ने बार बार विनती की कि वे अति शीघ्र सब कुछ दे देंगे। शादी जल्द से जल्द नहीं हुई तो लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। समाज और रिश्तेदारी में भी विभिन्न तरह की बातें उठेंगी। लगभग 1.5 वर्ष से केवल तिथियां दी जा रही हैं, पर सुनील के पिता की एक ही जिद थी, अभी सब कुछ दे दिया जाए, जून के पहले सप्ताह में शादी जरूर हो जाएगी। सानवी के पिता मजबूर थे। मन में विचारों का बवंडर उठ खड़ा हुआ था। आखिर क्यों बार बार शादी की तिथि बढ़ाई जा रही है? लड़का सगाई के बाद
ना तो एक बार भी आया है, ना कभी फोन या पत्र के माध्यम से संपर्क हुआ है। ऊपर से बार बार रुपयों की मांग। कोई संवेदना, कोई गहन विचार नहीं। बेटी की चिंता उन्हें घुन की भांति अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। चिंता का परिणाम यह हुआ कि अचानक गहरे मानसिक तनाव के कारण हृदयाघात से मौत। इस घटना से पूरा परिवार सन्न रह गया और पिता की असमय मौत के लिए स्वयं को ही जिम्मेदार मानने वाली सानवी परकटे पंछी की तरह मर्मांतक पीड़ा के अगाध सागर में डूबती चली गई। सानवी के पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर उसके भाभी ससुराल वाले भी मातम पूर्सी के लिए आए तो समाज के गणमान्य लोगों ने भी जल्द से जल्द विवाह संपन्न कराने की बात कही। पर जिस व्यक्ति के मन में जीवित व्यक्ति के प्रति कोई संवेदना न हो, उससे मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति हेतु उपाय करने की याचना करना भी सर्वथा गलत साबित हुआ। दबी जुबान से ही सही, पर सानवी के ससुर ने स्पष्ट कह दिया, हमने जो कहा है उसे तो आपको मानना ही होगा। आप जल्दी से जल्द व्यवस्था करें। सुनील दशहरे की छुट्टियों में आ रहा है, शादी भी हो जाएगी। सानवी की माँ और बड़े भाई का बुरा हाल था। सानवी के बाद उसकी छोटी बहन मानवी का विवाह भी करना था। कैसे सारी व्यवस्था होगी, ये कराल प्रश्न मुँह बाए खड़ा था। आखिरकार तय हुआ कि सानवी के पिता के प्रोविडेंट फंड और गांव की पुश्तैनी जमीन बेचकर किसी तरह सानवी का विवाह कर दिया जाए। इन सारे घटनाक्रमों के बीच सानवी जलबिन मछली की तरह तड़प रही थी। मैं सानवी की आंतरिक वेदना से अनभिज्ञ नहीं थी। पल पल रिश्ते टीसते उसके घावों की पीड़ा को मैंने भी महसूस किया था। एक दिन वो घर आई तो उसके पिता की मौत पर दुख प्रकट करने के लिए फोन किया था। आहत सानवी ने विहल होकर मुझसे कहा था, लगता है सुनील पिता के दबाव में आकर शादी कर रहा है। सूखी सी संवेदना प्रकट की उसने। उसके शब्दों में वेदना या प्रेम की ऊष्मा लेश मात्र न थी। ऐसा लगा मानो कर्तव्य निभाया हो। सानवी की बातें कई प्रश्नों को जन्म दे रही थीं। अंतर्मन में गूंजते प्रश्नों के घेरे में कैद वो तड़प रही थी। धीरे धीरे उसने घर से बाहर निकलना भी छोड़ दिया था। लोगों की भेदती नजरें, कई निरर्थक टोही प्रश्न उसकी पीड़ा को द्विगुणित जो कर देते थे। एक दिन उसके सारे सवालों के हल अचानक मेरे सामने आ खड़े हुए। मेरा मौसेरा भाई कुंदन, जो मुंबई में नौकरी करता है, 3 साल बाद घर आया तो हम सब बहुत खुश हुए। बातों ही बातों में पता चला कि सुनील उसका जिगरी दोस्त है। बेचारा माँ बाप ही दुश्मन बने हुए हैं उसके। एक तो बिना उससे पूछे उसकी शादी तय कर दी, ऊपर से लाखों रुपए दहेज के ले लिए। मैंने बीच में ही बात काटते हुए पूछा, तो शादी क्यों नहीं कर लेता? वो एक महाराष्ट्रियन लड़की से, जो उसकी सहकर्मी भी है, प्रेम करता है। अगर किसी से प्रेम करता था तो माता पिता को अंधेरे में क्यों रखा? उसने सारी बातें परिवार वालों को बता दी थी, पर घर वाले इस विजातीय विवाह के लिए राजी नहीं थे। सुनील की माँ ने अन्न जल त्याग दिया, जहर खा लेने की धमकी दी तो वो बेमन से लड़की देखने को तो सहमत हो गया, पर साफ साफ कह दिया उसे सोचने के लिए वक्त चाहिए, बिना उससे पूछे बात आगे ना बढ़ाई जाए। फिर मेरे मन में तेज आंधियां शोर मचाने लगी थीं। फिर क्या, अब वो ठान कर आया है कि शादी नहीं करेगा। उसे इस बात पर बेहद गुस्सा आया है कि लड़की वालों से रुपए लेकर उसकी बहन की शादी में खर्च भी कर दिए और उसे कुछ पता भी नहीं चलने दिया। शायद उसके पिता के मन में भय था कि अगर सुनील ने प्रेम विवाह कर लिया तो अपनी बेटी के ब्याह के लिए वो लाखों रुपए कहाँ से लाएंगे। सच कहता हूँ,
शोभना, सुनील जैसा लड़का लाखों में एक होता है। वो तो माता पिता की बात मानकर अपने प्रेम की भी बलि देने को तैयार था, पर पिता ने उसे मोहरा बनाकर अपना मतलब साधा है। ये बात उसे भीतर तक दंश दे गई है। अगले महीने वो उसी महाराष्ट्रियन लड़की से कोर्ट मैरिज करने वाला है। कुंदन भैया ने बताया तो मेरे पांव तले जमीन खिसक गई। सानवी का भोला चेहरा आंखों में घूमने लगा। मन का गुबार शब्दों के रूप में बह निकला। भैया का भी सोचा है, बाप बेटे की तकरार की चक्की में आखिर पिसेगी तो एक मासूम निर्दोष लड़की ही ना। सगाई के 1-1.5 साल बाद शादी टूट जाने पर लड़की पर क्या बीतेगी? समाज में उसकी बदनामी का जिम्मेदार कौन होगा? कितने लोग सच्चाई जान पाएंगे? लड़की के माथे ही कोई ना कोई दाग लगा दिया जाएगा। मन में वेदना का बवंडर समेटती मैं सानवी के घर पहुंची। एक कटु सत्य बताने के लिए मन ही मन हिम्मत जुटा रही थी कि सानवी की मां ने बताया रुपयों की व्यवस्था कर ली गई है। गांव वाला घर गिरवी रखकर मैं आगे सुन नहीं सकी और वो सब कुछ बताती चली गई जो कुंदन भैया से पता चला था। सानवी की मां हतप्रभ रह गई थी और सानवी का गोरा मुखड़ा फांसी की सजा पाई कैदी की तरह स्याह हो गया था। हे भगवान, ये तो नीचता की हद हो गई। अब क्या होगा? कहते हुए सानवी की मां ने सारी बात सानवी के बड़े भाई राजीव को बताई तो वो भी सख्ते में आ गया कि आदमी इतना नीचे भी गिर सकता है, पैसों की खातिर अपने बेटे के साथ साथ एक मासूम लड़की की जिंदगी भी नर्क में झोंक दी कमीनों ने। अब तो वो चाहेंगे भी तो मैं बहन को कुएं में नहीं धकेलूंगा। रुपए तो उन्हें हर हाल में लौटाने होंगे। बेटा, जोश से नहीं होश से काम लो, सानवी की मां ने कहा। होश से ही तो काम कर रहा हूँ माँ, नहीं तो ऐसे पाखंडियों के खिलाफ मैं पुलिस में रिपोर्ट कर देता। पर जानता हूँ पुलिस कचहरी के चक्करों से हमारी ही बदनामी होगी। राजीव ने कहा था, सानवी तो दुखी मत हो, या तो अच्छा हुआ सब कुछ पता चल गया। अगर कहीं दबाव में शादी हो जाती और तुझे तकलीफ झेलने पर मजबूर होना पड़ता तब क्या होता? जहाँ विधि ने लिखा होगा वहाँ विवाह हो जाएगा। माँ समझाने लगी तो सानवी चुपचाप उठकर भीतर चली गई थी। कुछ दिन बीते। एक दिन पता चला राजीव के बार बार कहने पर भी सुनील के पिता ने रुपए वापस नहीं किए थे। राजीव बेहद खिन्न था और अचानक वो आघातदायी हृदय विदारक घटना घट गई। मानसिक परेशानियों का भीषण दबाव सहन कर सकने में असमर्थ सानवी ने आत्महत्या कर ली। पूरी रात मैं सो नहीं पाई। आंगन में पड़ा सानवी का मृत शरीर बार बार आंखों में कौंधता रहा। मैं अपने ही आंसुओं के सैलाब में डूबती चली गई। इस घटना के तीसरे ही दिन डाक से एक पत्र मिला। पत्र मेरे नाम था। लिखावट देखकर मैं चौंक पड़ी। ये तो सानवी की लिखावट है। जल्दी से पत्र खोलकर पढ़ने लगी। जैसे जैसे एक एक शब्द पढ़ती गई, पूरा शरीर पसीने से भीगता चला गया। आँखों के सिवा पूरा शरीर जैसे जड़ हो गया था। उसने लिखा था, मेरी प्यारी सखी, मेरी वेदना और पल पल रिश्ते घावों की पीड़ा से तुम अनजान नहीं हो। सारा दुख दर्द सदा तुम्हारे साथ बांटती आई हूँ। अंतिम पीड़ा भी आज बांट लूँ। तुम्हें जब पत्र मिलेगा मेरा अस्तित्व मिट चुका होगा। बताओ शोभना, मेरा क्या दोष था? क्यों मेरी मासूम भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ? मेरी संवेदनाओं, भावनाओं, सपनों, उमंगों की जघन्य हत्या करने वाले समाज की मुख्य धारा से जुड़े लोग चैन से जी रहे हैं और मैं जिसके अरमानों का खून हुआ आत्महत्या पर मजबूर हूँ।
आखिर क्यों शोभना? क्या सिर्फ इसीलिए कि एक लड़की की भावनाओं की कद्र आज भी किसी को नहीं है? मैं जानती हूँ मेरे जाने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा दर्द केवल मेरे स्वजनों का दर्द मात्र बनकर रह जाएगा। न दहेज प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठेगी, न बेटी का दर्द कोई समझेगा। समाज की नज़रों में मैं आज आत्महत्या कर रही हूँ, पर मेरी मौत तो उसी दिन हो गई थी जब मेरे विवाह की चिंता में पापा चल बसे थे। सुनील ने कितनी आसानी से रिश्ता तोड़ दिया। भैया रुपया वापस पाने की जुगाड़ में लग गए और माँ ने कह दिया जहाँ लिखा होगा वहाँ विवाह हो जाएगा। पर शोभना सब भूल गए। मैं कोई काठ की गुड़िया नहीं, जीती जागती एक स्त्री हूँ। सगाई के बाद सुनील के साथ जो नेह बंधन जुड़ा तो मृत्यु पर्यंत कायम रहेगा। स्त्री एक बार ही किसी को अपना हृदय सौंपती है। मैंने भी सुनील को पति मानकर सर्वस्व सौंप दिया था। अब कैसे किसी दूसरे के साथ निभा पाती? बोलो। मेरी मौत तो उसी क्षण हो गई थी जब सुनील के मन में सगाई के महीनों बाद भी मेरे प्रति कोई स्नेही संवेदना जागृत नहीं हुई थी। ये एक स्त्री का अपमान था ना शोभना? मैं आहत हूँ, इस गहरे दंश से उबर नहीं पा रही हूँ। अनकही वेदना का भार असहनीय हो उठा है, इसीलिए कई उम्मीदें साथ लिए जा रही हूँ। पर ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि मैं फिर लड़की के रूप में ही जन्म लूँ, जिसमें अपने सारे बिखरे ख्वाब सजा सकूँ। पर तब जब समाज से दहेज का कोड़ मिट जाए, विकसित समाज का ये बदनुमा दाग धुल जाए, फिर कोई लड़की भविष्य के मीठे सपनों का साक्षात्कार करने की तमन्ना लिए मृत्यु के अंधकार की सानवी न बने। क्या ऐसा स्वर्णिम समय कभी आएगा? अगर हाँ तो मैं भी आऊँगी, और नहीं तो समझना तुम्हारी सानवी चली गई। बस अब आखिरी विदा। पत्र पढ़कर मैं संज्ञा शून्य सी बैठी रह गई थी। क्या ऐसा समय कभी आएगा? इन शब्दों की गूंज से आत्मा छटपटाने लगी थी। वर्षों बीत गए, आज भी ये प्रश्न अंतर्मन में गूंज रहा है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।